स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं आवाज इन्वेस्टर क्लब और इस क्लब में आज हमारे साथ डीडी शर्मा जी मौजूद हैं और साथ में मौजूद हैं पराग ठक्कर साहब। आप दोनों का ही स्वागत है और काफी सारे इन्वेस्टर्स हैं जो आवाज इन्वेस्टर क्लब के मेंबर्स बने हैं और आज इस मुंबई के स्टूडियो में मौजूद हैं और सब यही जानना चाहते हैं अगले हफ्ते एक्सपायरी किन लेवल्स पर होगी, आने वाला वक्त शेयर बाजार के लिए कैसे रहेगा, इन सब सवालों के जवाब देंगे। और ये हफ्ता भारतीय बाजारों के लिए अच्छा रहा है, चाहे शॉर्ट कवरिंग की वजह से कहिए या दूसरे फैक्टर्स कहिए। अच्छी बढ़त के साथ भारतीय बाजार इस हफ्ते क्लोज हो रहे हैं, लेकिन अगले हफ्ते एक्सपायरी है, छोटा हफ्ता है, एक दिन भारतीय बाजार बंद है और काफी सारे इवेंट्स हैं और सबसे बड़ा इवेंट है संसद का सत्र। जी हाँ, बृहस्पतिवार को उसकी शुरुआत भी होगी। कैसा रह सकता है अगला हफ्ता? पहला सवाल तो जाहिर सी बात है यही होगा। शर्मा जी आपसे ही पूछना चाहूंगा, बताइए क्या लग रहा है नेक्स्ट वीक के लिए, क्या व्यू है? तेजी के साथ इस सीरीज की समाप्ति होने का ध्यान है क्या? देखिए, जो इंडिकेशन है अगर हम टेक्निकल लें तो बॉटम आउट हो चुका है मार्केट। 2 बार अभी रिसेंटली 7700 के आसपास का बॉटम टच करके मार्केट ने आज एक रिसेंट नए हाई की तरफ गया है 7850 को क्रॉस करके। तो वो इंडिकेट करता है कि शॉर्ट टर्म में बॉटम बन चुका है। अगर फ्राइडे को शॉर्ट टर्म में बॉटम बन चुका है, ये कंफर्म हो गया है, तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीक अच्छा रहने की संभावना है। और पराग जी आपका क्या व्यू बन रहा है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का जो पैनल है वो जीएसटी के ऊपर रिपोर्ट भी अपनी सौंपने वाला है सोमवार को, तो काफी सारा इवेंटफुल वीक है अगला, क्या ध्यान है सर? तो जैसे कि उन्होंने कहा कि इवेंटफुल वीक है और फ्राइडे काफी अच्छा जा रहा है, ये काफी अच्छा इंडिकेशन है अगले वीक के लिए, नो डाउट। लेकिन जो मेजर वरी है मार्केट की वो अभी तक जा नहीं रही है, जो है कि एक तो एफआई की सेलिंग जो चल रही है क्योंकि फेड रेट हाइक दिसंबर में अभी ऑलमोस्ट सर्टन हो चुका है, और दूसरा ये है कि अर्निंग ट्रिगर्स डोमेस्टिक और केपेक्स साइकिल, सबसे बड़ी जो फंडामेंटल चीज जो मिसिंग है वो केपेक्स साइकिल है। हालांकि गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है रोड्स में, रिन्यूएबल एनर्जी में, और अभी रेलवे में भी शुरुआत हो रही है अच्छे ऑर्डर्स आने की, बट जो ओवरऑल केपेक्स साइकिल है वो बिकॉज कंजम्पशन थोड़ा सा ठंडा है और कमोडिटी के प्राइसेस इतने नीचे आ चुके हैं कि कोई नया केपेक्स उन सेक्टरों में नहीं हो रहा है। तो वो एक फंडामेंटल बड़ा ओवरहैंग रहेगा। बट जैसे कि बट ये बात भी सही है कि फ्राइडे अगर सही है तो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स को पता होता है कि आगे का वीक में जो डेवलपमेंट्स हैं वो इतने नेगेटिव नहीं होने चाहिए। चलिए प्रतीक जी से शुरुआत करते हैं। बताइए प्रतीक, क्या जानना चाहते हैं आप, क्या करते हैं पहले ये बताइए। मैं टीसीएस में काम करता हूँ, बैक ऑफिस में। हाँ जी। तो मैंने इन्वेस्टमेंट अभी शुरू को है, एक साल हो गया। तो मुझे ये जानना है कि इज इट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट, क्योंकि क्वालिटी स्टॉक्स के प्राइस कम हो गया, सेंसेक्स निफ्टी डाउन हो गया है, तो क्या ये सही समय है इन्वेस्टमेंट करने का? और मुझे खास करके एलएनटी एंड इन्फोसिस का क्या फ्यूचर है वो जानना है। इस गिरते हुए बाजार में लॉन्ग टर्म के लिए खरीदने के लिए कई लोग हैं जो खड़े हैं, बताइए क्या करना चाहिए? देखिए, पहले तो मैं इनके पहले सवाल का जवाब देता हूं कि क्या ये सही समय है। मेरे ख्याल से बहुत सही समय है। 5-6 साल की एक तरह से वीकनेस जो इकोनॉमी की है वो अब मुझे लग रहा है खत्म हो रही है। हालांकि अभी तक लोगों को ट्रिगर्स नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो बॉटम है वो बन चुका है, इकोनॉमी भी ट्रू हो चुकी है और मुझे लग रहा है अब जो है वो पीक की तरफ जाएगी, शुरुआत होगी उसकी अभी तो। और ऐसा समय इन्वेस्टमेंट के लिए हमेशा बहुत बढ़िया रहता है। मेजर करेक्शन है वो मार्केट में, वो भी अभी हो चुका है और उस करेक्शन में ये सिर्फ अभी मैंने आपको एक शॉर्ट टर्म बॉटम की बात बताई, लेकिन अगर आप थोड़ा बड़ा पिक्चर देखें और यहां से अगर मार्केट रैली लेगा तो आपको लगेगा कि ये मेजर डबल बॉटम बना है। पिछला 7500 का बॉटम और इस बार 7700 के आसपास का बॉटम, तो मेजर एक डबल बॉटम बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो यहां से मैं समझता हूं कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सही समय है। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो मेरे ख्याल से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डालिए। 3 से 5 साल के लिए आपको बेहतरीन रिटर्न्स मिलेंगे। आपकी चूंकि इतना एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज नहीं है कि आप इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट स्टॉक पिक कर सकें, तो सबसे बेहतर ये जरिया है और वहां भी रिटर्न्स फैंटास्टिक मिलते हैं। मार्केट अच्छा होता है तो सब जगह से रिटर्न्स मिलते हैं। म्यूचुअल फंड भी बहुत अच्छे रिटर्न्स देगा। अगर आपको और ज्यादा फ्लेवर चाहिए तो 50% पैसा लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में डालिए और 50% मिड कैप में डालिए, तो आपको रेट ऑफ रिटर्न भी मिड कैप में और ज्यादा मिलेगा। तो मेरे ख्याल से बेहतरीन टाइम है, आप जरूर पैसा डालिए अभी। और इन्फोसिस से जुड़ा भी इनका सवाल था, आईटी इन्फोसिस कैसा लगता है? काफी करेक्शन आया, काफी डिसअपॉइंट किया है वैसे हाल ही में इन्फोसिस ने। इस गिरावट में खरीदेंगे या अवॉइड करेंगे? पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो इन्होंने कहा वो आई कंप्लीटली एग्री
कि म्यूचुअल फंड रूट के थ्रू जाना बेटर है, और खास करके जब ये देखा जा रहा है कि बहुत सारी, हालांकि वैल्यूएशन निफ्टी स्टॉक्स के भी गिरे हैं, मिड कैप के भी कई जगह पे गिरे हैं, बट जो बिजनेस साइकिल है वो काफी मिड कैप कंपनीज के लिए बेटर हो सकती है। तो और मिड कैप कंपनीज में जो है वो म्यूचुअल फंड्स अपनी दिलो जान लगा के मैनेजमेंट से मिलके एक कैलिब्रेटेड व्यू लेते हैं। तो आई थिंक मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड रूट सबसे ज्यादा सही रहेगा। तो एक तो मैं 100% उनसे सहमत हूँ जो उन्होंने आपसे कहा। और रही बात इन्फोसिस की, हाँ, तो इन्फोसिस भी एक ऐसा शेयर है जिसमें देखिए सेकेंड हाफ के लिए उसने आउटलुक काफी म्यूटेड दिया है, वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव है। इनफैक्ट अभी मार्केट का यही एक पैराडॉक्स सिचुएशन है कि अर्निंग विजिबिलिटी कम है एटलीस्ट अगले 2 क्वार्टर के लिए, और काफी सेक्टर्स में। इनफैक्ट एल&टी ने भी अपना गाइडेंस कम किया था रेवेन्यू का, ऑर्डर इनफ्लो का। बिल्कुल। तो जैसे कि उन्होंने कहा कि काफी सारी चीजें अंदर से हो रही है, लेकिन उसकी इफेक्ट आने में 1 साल जाएगा। तो 2 क्वार्टर अगले अगर आप ये एक्सेप्ट कर सकते हैं कि शायद मैं लूँ बाद में 6 महीना नहीं चले, तो आपको डेफिनेटली धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करना चाहिए। चलिए, एक ऐसा सवाल है जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है आज हमारे इस आवाज इन्वेस्टर क्लब में इन्वेस्टर्स के बीच में। जितेंद्र जी, आपसे पूछना चाहूंगा, बताइए आपका क्या सवाल है? मेरा प्रश्न है कि अगले साल कौन सा सेक्टर परफॉर्म कर सकता है, और अभय जी सही समय कौन सा होता है कि मतलब हर सेक्टर चूज करने के लिए? ओके, और अभय जी आपका सवाल भी कुछ इसी तरह का है। आईटी और फार्मा सेक्टर नेक्स्ट 10 डिकेड में कैसा परफॉर्म करेगा, पर्टिकुलर सन फार्मा आईटी सेक्टर किस तरह का परफॉर्मेंस दिखाएगा? सन फार्मा ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने काफी निराश किया है इस हफ्ते। अगर आप देखें, इस महीने भी अगर आप देखें, डॉक्टर रेड्डी सन फार्मा 17 से 22% तक करेक्ट हुए हैं। बहुत मुश्किल में है काफी सारे इन्वेस्टर्स और काफी दुखी भी हैं। ये बताइए क्या करना चाहिए? चिंता की कोई बात नहीं है या फिर थोड़ा कॉशियस होना चाहिए अभी? नहीं, मतलब मैं लास्ट टाइम भी जब अपना शो हुआ था मैंने कहा था, तब तो ल्यूपिन 2000-2100 की रेंज में था, सन फार्मा 900 कि ये सब कंपनीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब कंपनीज बहुत बढ़िया है, प्रमोटर्स काफी अच्छे हैं, बैलेंस शीट्स काफी क्लीन है। एक ही इश्यू था कि बहुत महंगे हो गए थे, तो अभी वो करेक्ट हुए हैं, लेकिन फिर भी करेक्शन आने के बाद भी जो प्रमोटर्स की बॉडी लैंग्वेज है, जो फ्यूचर गाइडेंस है, वो थोड़ा सा वीक लग रहा है। एटलीस्ट सन फार्मा में आपको बात करूं तो स्टॉक काफी अच्छा है। अगर आप लंबी अवधि के लिए धीरे धीरे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने इन्फोसिस में कहा, तो ये सब हाई क्वालिटी कंपनीज अल्टीमेटली लॉन्ग रन में आपको पैसा बन ही जाएगा। बट नियर टर्म ट्रिगर्स, मैंने जैसे कि कहा कि काफी सारी कंपनीज में नियर टर्म ट्रिगर्स मिसिंग है, तो ऐसा एक्सपेक्ट करना कि मैं तुरंत ही इसमें मुझे फायदा हो जाएगा, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। 10 साल में कौन सा सेक्टर सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा? शर्मा जी आपके हिसाब से क्या है, बताइए। देखिए, भारत जिस स्थिति में खड़ा है और हमारी इकोनॉमी जहां खड़ी है, हमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, और कैपिटल गुड्स में भी होगा, क्योंकि मेक इन इंडिया है तो कैपिटल गुड्स की भी रिक्वायरमेंट उतनी ही रहेगी। तो मैं समझता हूं कि, और ये सेक्टर पर्टिकुलरली अभी बहुत नीचे आए हुए भी हैं, इसमें इनका जो आंसर है वो भी शामिल आ जाएगा कि एल&टी प्रॉक्सी है अपनी इकोनॉमी की। आप अगर सोचने बैठो तो आप ये सोचने में मतलब आपका वक्त निकल जाएगा कौन से सेक्टर में वो नहीं है, किस सेक्टर में वो नहीं है, कौन से कैपिटल गुड्स वो नहीं बनाती, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है जहां वो नहीं है। बिल्कुल। और लेटेस्ट जो डिफेंस का फ्लेवर है, मेक इन इंडिया सबसे पहले डिफेंस में बिग वे में हो रहा है, और डिफेंस में वो सबसे आगे। भारत की जितनी कंपनियां डिफेंस के लिए काम कर रही है उसमें सबसे आगे एल&टी है। तो सबसे बड़े जब ऑर्डर अनाउंसमेंट आपको दिखेगा ना कि 25,000 50,000 करोड़ के ऑर्डर मिले डिफेंस के, तो वो एल&टी उसमें सबसे नंबर 1 पे होगा। तो ये एक टाइम की बात है। अभी का भाव तो बहुत अट्रैक्टिव है, मैं समझता हूँ 1350 में आपको उसके बाद में एल&टी शायद मिलना बहुत मुश्किल है। तो ये 10 साल के लिए, तो 10 साल के लिए अगर आपको एक शेयर लेना हो तो फिर एल&टी, मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि मेरे पास पिछले 5 साल से एल&टी है, तो मैं ये नहीं कि आज ले रहा हूं या मेरे पास है, लेकिन एल&टी एक प्रॉक्सी है, और एल&टी बहुत तगड़ा प्ले है इंडिया की रिकवरी पे, इकोनॉमिक रिकवरी पे, और इंफ्रास्ट्रक्चर में और कैपिटल गुड्स में नंबर 1 प्लेयर है। और ये दोनों सेक्टर ही जो है, मैं समझता हूं कि इस आने वाले डिकेड के अंदर आपको ब्रिलियंट रिटर्न्स देंगे। चलिए अभय जी, तो आप एल&टी में बेझिझक निवेश कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छा मुनाफा होगा। लेंगे इस नोट पर एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। और अगर आप भी सोच रहे हैं कि आवाज इन्वेस्टर क्लब में कैसे आए, तो फोन उठाइए, लिखिए AIC, दीजिए स्पेस, लिखिए इंटरेस्टेड और भेज दीजिए
51818 पर। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं आवाज इन्वेस्टर क्लब और इस इन्वेस्टर क्लब में आज हमारे साथ डीडी शर्मा जी मौजूद है और मौजूद हैं पराग ठक्कर साहब भी और काफी सारे इन्वेस्टर्स हैं जो यहाँ पर अपने सवाल पूछने आए हैं। सीधे चलते हैं राजीव श्रीवास्तव जी के पास। श्रीवास्तव साहब क्या करते हैं आप ये बताइए। मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में काम करता हूँ। ऑलराइट, मेरा सवाल ये है कि मैं पिछले 5-6 साल से आरकॉम और आर्क पावर रखे हुआ हूँ जी। मैं कितने दिन तक इसको रखे रहूं या इसको बेचूं? इसका रेट घटते घटते अब आधे से भी कम होता जा रहा है। तो मैं शर्मा जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या स्थिति रहेगी इसकी आगे? नहीं, इस बार तो डिविडेंड दिया है, बस थोड़ी बहुत स्थिति थोड़ी सुधरने जैसी दिख रही है। ये बताइए, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये शेयर पहले से पड़े हुए हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, मुझे ये लगता है कि इन्होंने बहुत पेशेंस रखा है, तो अब तक अगर कन्वर्ट नहीं किया तो अब कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। देखो, आरकॉम में जो डेवलपमेंट है, रिलायंस जियो के साथ पर्टिकुलरली जो टाई अप हुआ है, साथ ही साथ जो बात चल रही है कि ये अपना अंडर सी केबल का बिजनेस और टावर बिजनेस जो है वो बेचने वाले हैं डेट कम करने के लिए, और ये सारी चीजें हो जाती है तो मैं समझता हूँ कि रिलायंस कम्युनिकेशन दूसरे टेलीकॉम कंपनियों से बेटर प्ले है। हालांकि लोग अभी दूसरी कंपनियों को बेटर प्ले मान रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर ये दोनों चीजें हो जाती है, इनका जो टावर बिजनेस है वो बिक जाता है, अंडर सी केबल का बिजनेस है वो बिक जाता है, रिलायंस जियो से टाई अप के कारण इनको बहुत जबरदस्त फायदा होने वाला है। उन सबको मिलाकर के देखूं तो रिलायंस कम्युनिकेशन आज बेटर प्ले दिखाई देता है मुझे टेलीकॉम के अंदर। तो अब इतना पेशेंस रखा है तो अब आप बने रहिए, अब 2-3 साल और बने रहिए तो मेरे ख्याल से आपको वापस रिवार्ड करंट लेवल से तो काफी अच्छे मिल सकते हैं। चलिए, तो श्रीवास्तव साहब होल्ड करिए, घबराइए मत, थोड़ा और धैर्य रखिए, आपको मुनाफा होगा। किरण जी भी हैं हमारे साथ। किरण जी बताइए, आपका सवाल क्या है? ये मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा का मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है ऑलरेडी, 1000 शेयर लिया हुआ है और 2 साल के लिए और 1000 लेना चाहता हूँ, तो कैसा रहेगा वो? और 2 साल का नजरिया है? हाँ, 2 साल के लिए। तो इस हफ्ते तो आपको अच्छा फायदा हुआ है, 11% के आसपास की तेजी एमएनएम में देखने को मिली है। बताइए सर, 2 साल का नजरिया एमएनएम में? डेफिनेटली एक वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज है। ग्रुप भी वैसे स्टैंड अलोन बेसिस में कोई डेट नहीं है इस कंपनी में, इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद। और सबसे अच्छी बात यह है कि लास्ट 2 साल मानसून खराब रहा है, फिर भी इस क्वार्टर में इस कंपनी ने 980 करोड़ का पैट डिक्लेयर किया है। तो मेरे हिसाब से अगर इतनी खराब डाउन साइकिल में अगर ये कंपनी इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है, तो थोड़ा सा अगर रूरल इंप्रूवमेंट होता है, थोड़ा सा बारिश या एमएसपी प्राइसेस रिलेटेड कोई भी रिफॉर्म रूरल के लिए, जो रूरल इकोनॉमी इंप्रूव हो उसके लिए अगर गवर्नमेंट की साइड से होते हैं, तो डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छा स्टॉक है 2 साल के लिए। हालांकि अभी बहुत शॉर्ट टर्म में ही बहुत चल चुका है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है, बट अगर आप 2 साल के लिए लेना चाहते हो तो मामूली सा कोई करेक्शन आए मार्केट में तब आप ले सकते हैं। चलिए, 2 साल के लिए लेना है तो और शेयर जमा कर सकते हैं गिरावट में। सतीश जी भी हैं हमारे साथ। सतीश जी बताइए, आपका सवाल क्या है? हाँ, मैं पावर सेक्टर में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया था और अभी कम से कम 6 साल से मैं होल्ड कर रहा हूँ। पावर सेक्टर में अच्छे दिन आएंगे करके लेकिन मेरा बैड लग है कि सभी का पावर सेक्टर में बैड लग है कि जैसे आईबी पावर पहले नाम था, अभी उसका रतन पावर नाम हुआ है, तो वो घटते घटते अभी 10 के नीचे भी गया था उसका भाव जी। और दूसरा है आर पावर। तो ये सेक्टर में क्या मैं अभी बने रह सकता हूँ या उसको स्विच ओवर करके बैंकिंग सेक्टर में जा सकता हूँ, जैसे कि स्टेट बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी, ये तो 3 स्टॉक में पीएसयू बैंक्स में स्विच करना क्या सही रहेगा? पावर सेक्टर में आपको काफी निराशा हुई है। बताइए, आप बताइए सर। हमने देखा है कि अगले हफ्ते भी 23 नवंबर को जेटली साहब पीएसयू बैंक्स के हेड्स के साथ मिलने वाले हैं। एक इवेंट है छोटा सा। पीएसयू बैंक्स ने इस पूरे महीने आप देखिए बेहतरीन रिटर्न्स दिया है। क्या यहाँ पर मौका है निवेश करने का लॉन्ग टर्म के लिहाज से? देखिए, उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि पीएसयू बैंक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम खाली असेट क्वालिटी की है, मतलब जो एनपीएस हो रहे हैं, और एनपीएस दूर करने के लिए सरकार काफी काम कर रही है। जैसे कि स्टील के ऊपर ड्यूटी बढ़ाना, क्योंकि सबसे बड़ा एनपीएस सेक्टर मेटल है, तो वहां पे ड्यूटी बढ़ाना, या फिर ये रोड हाईवे जो फंसे हुए हैं वहां पे सरकार खुद पैसा डाल के उसको वापस शुरू कर रही है। तो वो सब जो जब इम्प्रूवमेंट दिखने लगेगा तब बहुत बड़ा डेल्टा बनेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। अभी हालांकि अभी एज ऑफ नाउ, जैसे कि मैं हर पॉइंट पे ये कह रहा हूँ, नियर टर्म में ये प्रॉब्लम है कि क्रेडिट ग्रोथ नहीं है, कोई कैपेक्स हो नहीं रहा है, असेट क्वालिटी सुधरने में टाइम जाएगा, मार्जिन थोड़े से प्रेशर में है बिकॉज उनको बेस रेट कट करना पड़ रहा है, जबकि उनकी डिपॉजिट आगे जाके रिप्राइज होगी कम भाव में। तो नियर टर्म थोड़ा सा वीक है, लेकिन मेरे हिसाब से इस, और खास करके बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर,
कि जिसमें मैनेजमेंट प्राइवेट सेक्टर से आए हैं मिस्टर जय कुमार, तो आई थिंक उसमें आप अगर धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करें तो मेरे ख्याल से अगर 3, 4, 5 साल का व्यू ले तो काफी अच्छे रिटर्न बन सकते हैं। चलिए, वैसे इस हफ्ते भी हमने देखा है, इस महीने हमने देखा है, बल्कि PSU बैंक इंडेक्स ने 4.5% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। बैंक निफ्टी, जहां पर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का ज्यादा वेटेज है, वहां पर फ्लैट टू नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिले हैं। PSU स्टॉक्स में आप धीरे धीरे करके खरीदारी कर सकते हैं। ये राय हमारे एक्सपर्ट की, लेकिन लेंगे इस नोट पर छोटा सा ब्रेक, चर्चा जारी रहेगी। अगर आप भी सोच रहे हैं कि आवाज इन्वेस्टर क्लब में अगले हफ्ते कैसे आएं और कैसे यहां पर अपने सवालों के जवाब पाएं, तो तरीका आसान है, फोन उठाइए, लिखिए AIC देकर स्पेस लिखिए इंटरेस्टेड और भेजिए 51818 पर। एक ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं आवाज इन्वेस्टर क्लब और काफी सारे इन्वेस्टर्स हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, अपने सवालों के जवाब जानना चाहते हैं। DD शर्मा जी, पराग ठक्कर साहब हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। सीधे चलते हैं अगले इन्वेस्टर की तरफ और जानते हैं कि उनका क्या सवाल है। बताइए सर, अपना नाम बताइए, अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए और बताइए क्या सवाल है आपका। मेरा नाम महेश पोदार है, बेसिकली मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ। मेरे 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पराग साहब से है, दूसरा क्वेश्चन DD शर्मा जी से है जी। पहला क्वेश्चन मेरा सुज़लोन पे है। सुज़लोन मैंने कुछ लिया है और कुछ और भी ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि क्या ये स्टॉक मल्टीबैगर बन सकता है? क्या लगता है सर? ऐसा है कि ये गवर्नमेंट का जो फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, विंड हो सोलर हो, वो मतलब रियली, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि पीयूष गोयल जी या इनकी पूरी टीम, जो टीम इंडिया जो बोलते हैं, इनकी सबसे बड़ा फोकस रिन्यूएबल एनर्जी है। तो डेफिनेटली इसमें और प्लस सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अगर आप सोलार, समझो सोलार में 1 लाख मेगावाट लगेंगे तो 6-7 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें काफी कम अपॉर्चुनिटीज है अपार्ट फ्रॉम लैंडिंग के बैंक्स जो लैंड करेगी इनको। तो रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत कम अपॉर्चुनिटी रह जाती है। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद अगर आप स्टॉक मार्केट में उसमें इन्वेस्टमेंट करके कमाना चाहते हैं तो अपॉर्चुनिटीज काफी कम है, जैसे सुज़लोन, आइनॉक्स विंड या 1-2 और स्टॉक्स है। तो वो उसके चलते हुए और प्लस ये जो दिलीप संघवी की एक बड़ी इन्वेस्टमेंट 1800 करोड़ की उन्होंने 23% स्टेक लिया है, तो और ये बिजनेस काफी वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है। तो अगर ऑर्डर्स आए और वर्किंग कैपिटल, अभी तक सुज़लोन के साथ यही तकलीफ थी कि वर्किंग कैपिटल के लिए पैसे नहीं थे, अभी उनके पास वर्किंग कैपिटल के लिए काफी अच्छे पैसे हैं और अभी ऑर्डर्स भी इंप्रूव हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से एक काफी अच्छी स्टोरी बन रही है। एक ही सिर्फ इसमें यह है कि सोलर पावर का जो कॉस्ट है वो काफी कम होता जा रहा है। तो अभी जैसे हमने देखा था कि सन एडिशन ने 4 रुपये 63 पैसे में बिड किया है NTPC को, तो वो एक नियर टर्म हर्डल दिखाई दे रहा है कि उसके चलते भी अगर विंड में कैपेक्स इतना बड़ा होगा कि नहीं, तो ये एक थोड़ी सी उसमें एक तो हर इन्वेस्टमेंट में कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम होंगे ही, बट ये एक हर्डल आया है। बट देखते हैं, मेरे हिसाब से और ये सवाल पूछा गया था पीयूष गोयल जी को ये लास्ट उदय कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने बोला हर रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर के लिए काफी स्पेस है। चलिए, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अच्छा स्टॉक आपने पिक किया है, लॉन्ग टर्म में फायदा होगा। अक्ष ऑप्टिक फाइबर, आपका तो ये शेयर आपने रिकमेंड किया है CNBC आवाज पर, कैसा लगता है लॉन्ग टर्म में कैसा जा सकता है? देखिए, हम सब जानते हैं NOFN जो डिजिटल नेटवर्क जो है अक्रॉस विलेजेस इंडिया में जो लगाने की बात है वो अगले 5-6 साल में पूरी होगी और डिजिटल इंडिया के लिए भी ब्रॉडबैंड सब जगह पहुंचाना है और इन सब में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क है। तो अक्ष भी जो है उस फील्ड के अंदर है, वो काफी पुरानी कंपनी है, 3 कंपनियां हैं इसके अंदर, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी है, अक्ष है और HFCL है। तीनों ये बड़ी कंपनियां हैं, हजारों करोड़ का टर्नओवर वाली कंपनियां हैं और ये न सिर्फ ऑप्टिकल फाइबर केबल बनाती है बल्कि इनके टर्न की प्रोजेक्ट्स लेती है पूरे प्रोजेक्ट डालने के लिए, केबल लेइंग के लिए और पूरा नेटवर्क चालू करने के लिए। तो ये काम अगले 5 साल तक सस्टेन्ड बेसिस पे काफी बड़ी मात्रा में होएगा। पिछले 10 साल में नहीं हुआ उतना अगले 3 साल में हो जाएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि दीज आर वर्थ इन्वेस्टमेंट
जिनका, लेकिन ये वही है, अगेन आपको 6 महीना 12 महीना नहीं देखना, 5 साल का व्यू लेके अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो मैं समझता हूँ अक्ष आपको काफी अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। चलिए, बेहतरीन रिटर्न्स देंगे दोनों ही शेयर। पोद्दार जी, आप सीए हैं, आपने काफी रिसर्च करके लग रहा है ये शेयर खरीदे हैं या सीएनबीसी आवाज को देखकर खरीदे हैं? सीएनबीसी आवाज का मैं अच्छा, चलिए, फिलहाल वक्त की कमी है, काफी सारे इन्वेस्टर्स यहाँ पर मौजूद है जिनके सवाल हम आज भी नहीं ले पा रहे हैं। उनसे हम दरख्वास्त करेंगे, कहेंगे कि अगले हफ्ते आवाज इन्वेस्टर क्लब में जरूर आइए और अपने सवालों के जवाब हम वहां पर आपको देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आज मुझे दीजिए इजाजत। शर्मा जी, पराग जी, आप दोनों का शुक्रिया समय निकालने के लिए, आप सबका भी शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। नमस्कार।